हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के मिनी मैराथन सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये लास्ट मिनट मैराथन सेशंस जो है ना, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 के, और बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बहुत ही जल्दी अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो इन वीडियोज़ को बिल्कुल मिस मत करिए। और साथ ही साथ जितने वीडियोज इस समय पर खासतौर से आ रहे हैं चैनल पर, उनको तो मिस बिल्कुल मत करिए। आज है 26 दिसंबर और आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियोस को लाइक जरूर किया करिए। इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और आंसर करते हुए चलिए साथ साथ में। यानी मैं जैसे ही क्वेश्चन बोलूंगा, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। चाहे मैं आंसर करने के लिए बोलूं या ना बोलूं, ये चीज़ें जो है अपने आदत में डालिए, ताकि जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो उस दिन जो है ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि वो आपके आदत में होगी कि आप आंसर कर रहे हैं। तुरंत आपका दिमाग उसके हिसाब से काम करने लगेगा। In mixed method research, which of the following designs prioritizes quantitative data collection but embeds qualitative methods? बताइए, मिश्र विधि अनुसंधान में निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन मात्रात्मक डेटा संग्रह को प्राथमिकता देता है लेकिन गुणात्मक विधियों को सम्मिलित करता है? ऑप्शन है पहला सिक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, अनुक्रमिक अन्वेषण डिजाइन। दूसरा है सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिजाइन, अनुक्रमिक व्याख्यात्मक डिजाइन। तीसरा ऑप्शन है कंकरेंट ट्रायंगुलेशन डिजाइन, समवर्तीय त्रिकोणीय डिजाइन। या फिर चौथा ऑप्शन है एम्बेडेड डिजाइन, अंतः स्थापित डिजाइन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा सही उत्तर, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है और मैं डिस्कस करता हूं एक एक ऑप्शन आपके साथ। आई होप इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया होगा। देखिए, अगर हम एम्बेडेड डिज़ाइन के बारे में बात करें ना, तो एक मेथड जो है क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डोमिनेट करता है, याद रखिएगा। और यहाँ क्या कह रहा है कि प्रायोरिटाइजेस क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन बट एम्बेड्स क्वालिटेटिव मेथड्स, है ना। तो यानी कि अगर हम बात करें कि इसको इंटीग्रेट कर, एक तो डोमिनेट करता है मेथड क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, और एक जो है ना इंटीग्रेट किया जाता है सप्लीमेंट्री इनसाइट के लिए। याद रखिएगा कि मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए। तो मान लीजिए अगर क्वांटिटेटिव डेटा अगर वहाँ पर डोमिनेट कर रहा है, तो क्वालिटेटिव से आप उसको सपोर्ट करेंगे। एम्बेडेड का मतलब होता क्या है? एम्बेडेड का मतलब यही होता है कि एक का दूसरे में होना, एम्बेड होना, है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन के बारे में बात करें, तो ये प्रायोरिटाइज करता है क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन को पहले, और फिर क्वांटिटेटिव को जो है यूज़ करता है फाइंडिंग्स को जनरलाइज करने के लिए, सीक्वेंस में करता है काम, है ना। तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये सीक्वेंस वाला है। सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिज़ाइन में वही, फिर इसमें एक्सप्लेनेटरी वाले में क्या होता है कि ये क्वालिटेटिव पे फोकस करता है, और उसके बाद रिजल्ट को जो है ना एक्सप्लेन करने के लिए आप यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव को। तो ये सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिज़ाइन है ना। अगर हम कंकरेंट ट्रायंगुलेशन डिज़ाइन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट किया जाता है साइमल्टेनियसली, लेकिन दोनों को बराबर प्रायोरिटी दी जाती है, इक्वल प्रायोरिटी मिलता है इसमें कॉन्करेंट वाले में। लेकिन एम्बेडेड डिज़ाइन में क्या होता है? एम्बेडेड डिज़ाइन में एक मेथड या तो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डोमिनेट करता है। डोमिनेट करने का मतलब उसका ज़्यादा रोल होगा। मान लीजिए कि क्वांटिटेटिव डेटा है, तो अगर ये 70% रोल है इसका, तो फिर दूसरा जो होता है ना सप्लीमेंट्री इनसाइट के लिए 30% इसका भी रोल हो जाता है। मतलब ये एक मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ। तो ये डिज़ाइन हेल्प करता है अलग अलग फसेट्स दिखाने का एक रिसर्च प्रॉब्लम का। मान लीजिए कि एक रिसर्च के अलग अलग जो है ना वो पहलू हो सकते हैं, उन पहलुओं को दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं एम्बेडेड डिज़ाइन का। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतः स्थापित डिज़ाइन। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग? ब्लूम की वर्गीकरण पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक अधिगम का सर्वोच्च स्तर है? पहला ऑप्शन है एनालाइजिंग, दूसरा ऑप्शन है अप्लाइंग, तीसरा ऑप्शन है इवेल्युएटिंग और चौथा ऑप्शन है क्रिएटिंग। तो आपको इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर 2 लिख के देना है, और मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि पूरा का पूरा ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होता है ना। इसको हम समझेंगे। देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी या ब्लूम वर्गीकरण हम इसको कहते हैं। तो ये एक तो पुराना ब्लूम टैक्सोनॉमी था और एक नया था। तो जब भी आप ये आईएनजी वाला देखेंगे ना, आईएनजी आईएनजी ऐसे करके लिखा होगा, तो आपको ये समझ जाना है कि ये जो है ना नया वाला है ना। पुराना वाला जो है वो आईएनजी उसमें नहीं होता था, वो डायरेक्टली जैसे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन ऐसे था ये, है ना। तो यहाँ से ये नॉलेज था, फिर कॉम्प्रिहेंशन था, एप्लीकेशन था, एनालिसिस था, सिंथेसिस था, और इवैल्यूएशन उसमें सबसे ऊपर हुआ करता था। लेकिन जो नया वाला आया है ब्लूम टैक्सोनॉमी, उसमें कुछ चेंज किया गया है।
जैसे एक तो नॉलेज को यहाँ रिमेंबरिंग लिख दिया गया है ना, और कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग लिख दिया गया, एप्लीकेशन को अप्लाइंग लिख दिया गया, यानी ये कंटिन्यूस फॉर्म में लिखा गया है। और ये जो है ना वर्ब्स हैं, यानी कि पहले नाउन हुआ करता था, ये एनालाइजिंग लिख दिया गया। और देखिए यहाँ पर इंटरचेंज हुआ, जो सिंथेसिस था, यानी सिंथेसिस का मतलब होता है क्रिएशन, क्रिएट करना, तो इसको सबसे ऊपर लेवल इसमें ला दिया गया और इसको क्रिएटिंग कहा गया। और जो उसके निचला स्तर था, यानी इसमें जो सबसे ऊपर था इवेल्युएटिंग, उसको ये सेकंड लास्ट इन्होंने किया, मतलब सबसे टॉप के एक बाद वाला इवेल्युएटिंग। इवेल्युएटिंग तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे हाईएस्ट लेवल जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का इसमें पूछ रहा है वो हो जाएगा आपका डी, क्रिएटिंग। हाँ, क्रिएटिंग जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल हो जाएगा। और ब्लूम टैक्सोनॉमी का हाईएस्ट लेवल होने की वजह से देखिए लर्नर्स जो है तो होते हैं ना, उनको नए आइडियाज कंस्ट्रक्ट करने का, यूनिक सोल्यूशन देने का काम जो है ना क्रिएटिंग वाले स्तर पे होता है ना। तो यहाँ पर लर्नर्स जो है ना खुद का ही अपना एक रास्ता बनाते हैं, ये कह सकते हो कि आप अपना सोल्यूशन खुद ढूंढ रहे हैं, है ना। एनालाइज करने की बात करें तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को ब्रेक करना पार्ट्स में और फिर रिलेशनशिप पैटर्न समझना। अप्लाई करने की बात करें तो देखिए नॉलेज को नए या फैमिलियर सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करना, न्यू और फैमिलियर सिचुएशन, इसको हम अप्लाइंग कहते हैं। इवेलुएट करने का मतलब आप जानते हैं कि जजमेंट देना बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, जो कि इनोवेशन में जरूरत बिल्कुल नहीं होता, इसलिए ये और ये हाईएस्ट लेवल नहीं होता। क्रिएटिंग इज द हाईएस्ट लेवल। हाँ, तो ये अभी आपको जानकारी होनी चाहिए, ओल्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और न्यू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दोनों की ही जानकारी आपको होनी चाहिए। तीसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। कम्युनिकेशन का ये क्वेश्चन है, इन द ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन द रोल्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर्स आर। बताइए संचार का जो लेन देन मॉडल है, प्रेषक और प्राप्तकर्ता की भूमिकाएं क्या है। पहला है फिक्स्ड एंड इंडिपेंडेंट, स्थिर और स्वतंत्र। दूसरा है फिक्स्ड बट इंटरडिपेंडेंट, स्थिर लेकिन परस्पर निर्भर। तीसरा ऑप्शन है डायनेमिक एंड इंटरचेंजेबल, गतिशील और विनिमय। और चौथा ऑप्शन है स्टैटिक एंड लीनियर, स्थिर और रैखिक। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आंसर करिए। और मैं वेट करता हूँ 10 सेकेंड, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ एक एक ऑप्शन का। देखिए अगर हम पहले ऑप्शन के बारे में बात करें, फिक्स्ड एंड इंडिपेंडेंट कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है ट्रांजेक्शनल मॉडल। ट्रांजेक्शनल मॉडल यानी लेन देन मॉडल जो होता है, इसमें कम्युनिकेशन का जो रोल है ना वो फ्लूइड होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। फ्लूइड, फ्लूइड मतलब क्या, बह रहा है, कम्युनिकेशन जो है ना वो फ्लो हो रहा है, क्योंकि ट्रांजेक्शन हो रहा है। ट्रांजेक्शन कब आप करते हैं, जैसे आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, वहाँ पैसे देते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं, दैट इज अ ट्रांजेक्शन, है ना। तो वैसे ही आप अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यानी कि सामने वाला भी कुछ आपको दे रहा है, आप भी उसको कुछ दे रहे हो, तो ये फिक्स्ड और इंडिपेंडेंट तो बिल्कुल नहीं हुआ। आप डिपेंडेंट तो हैं इसमें, तो इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिक्स्ड बट इंटरडिपेंडेंट, अगेन ये फिक्स्ड कह दिया, लेकिन हमारा तो सीधा है कि वो फ्लूइड है, फिक्स्ड नहीं है वो। तो देखिए रोल्स जो है वो इंटरडिपेंडेंट तो होता है ट्रांजेक्शनल मॉडल में, लेकिन फिक्स्ड नहीं होता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। डायनेमिक एंड इंटरचेंजेबल, बिल्कुल यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन, गतिशील और विनिमय। देखिए जो ट्रांजेक्शनल मॉडल है ना, ये सेंडर और रिसीवर कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करते हैं एक दूसरे के रोल को। मान लीजिए कि मैं सेंडर हूं, मैंने पूछा हाउ आर यू, आप रिसीवर हैं, ये मैसेज आपको रिसीव हो गया, देन अगेन आप सेंडर बन गए, आपने लिखा आई एम फाइन या फिर आई एम नॉट फाइन, जो भी हो। फिर ये मेरे पास आया, फिर मैंने जो है एक कुछ भेजा, सो व्हाट आर यू अप टू, आप क्या कर रहे हैं, तो आप लिखोगे नथिंग जस्ट चिलिंग, मैं बस आराम कर रहा हूँ, ऐसे करके ये तो रोल एक्सचेंज हो रहा है, सेंडर रिसीवर, कभी सेंडर रिसीवर बन जा रहा है, कभी रिसीवर सेंडर बन जा रहा है, तो ये रोल जो है ना इंटरचेंजेबल होता है, एक दूसरे का रोल हम ले रहे हैं। और साथ ही साथ डायनेमिक होता है, गतिशील होता है, जिससे प्रभावी संचार होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जिससे पॉसिबल हो पाता है, तो इसलिए सी तो होगा ही। स्टैटिक बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि डायनेमिक होता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। और लीनियर बिल्कुल नहीं होता है ये, है ना, तो इसलिए ये, क्योंकि स्टैटिक और यूनिडायरेक्शनल जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जैसे सेंडर से मैसेज रिसीवर तक पहुंच गया तो ये स्टैटिक हुआ, है ना। और अगर यहाँ से कोई फीडबैक आ रहा है तो वो स्टैटिक नहीं हुआ, है ना। कम्युनिकेशन इस मॉडल में डायनेमिक होता है, तो इसलिए सी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न जो मैंने आपको समझाया है ये समझ में आया हो और आपने इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। इंडियन लॉजिक का ये क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, इन न्याय फिलॉसफी अनउपलब्धि इज कंसिडर्ड अ वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, न्याय दर्शन में अनुभूति को ज्ञान का एक वैध साधन माना जाता है, या किसे संदर्भित करता है, व्हाट डज इट रेफर टू। पहला ऑप्शन है परसेप्शन, दूसरा ऑप्शन है इन्फरेंस, तीसरा ऑप्शन है नॉन एप्रीहेंशन, या फिर चौथा ऑप्शन है कंपैरिजन। प्रत्यक्ष अनुमान, अनुपलब्ध, या फिर उपमान। बताइए।
10 सेकंड आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर आपको जाना है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको क्या लग रहा है मेंशन कर देना है, मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की परसेप्शन की, तो परसेप्शन क्या है, ये जो है ना प्रत्यक्ष है, यानी आप डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस मतलब देखिए आपके पास जो है 5 सेंसेस होते हैं, है ना, और 5 सेंसेस से आप डायरेक्टली अगर कुछ सेंस कर रहे हैं, जैसे कुछ टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो परसेप्शन हुआ, वो आपका सेंसरी एक्सपीरियंस हुआ, अपने सेंसेस से आपको पता चल रहा है। तो इसलिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये कह रहा है कि अ, अनुपलब्धि, है ना, अनुपलब्धि एक वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज होता है, लेकिन वो परसेप्शन नहीं होता है। इन्फरेंस क्या अनुपलब्धि अनुमान होता है? नहीं। देखिए, इन्फरेंस हम कहते हैं नॉलेज अगर आप रीजनिंग के बेसिस पे डिराइव करेंगे, नॉलेज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग, और इसमें आप अनुमान लगाते हैं, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहां पर आपके पास कुछ साक्ष्य होते हैं, उसके आधार पर आप कुछ जो है भविष्यवाणी देते हैं, है ना, तो इसलिए ये तो होगा ही नहीं। जो सी ऑप्शन है नॉन एप्रीहेंशन, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम अनुपलब्धि इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉलेज जो है ना, ये हमें किसी ऑब्जेक्ट के, किसी चीज के ना होने से होता है, एब्सेंस से होता है। जैसे आपने एक टेबल है और इस टेबल पे आपने एक किताब रखा, इसके बाद आपके फैमिली में मान लीजिए लगभग 4 लोग रहते हैं, आप चले गए कहीं पे अपने ऑफिस टूर पे, वहां से वापस आए और वो किताब वहां नहीं था, तो उस किताब के वहां ना होने से आपको एक ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? कि दैट दैट बुक इज नॉट ऑन द टेबल। तो वो भी तो एक नॉलेज है ना कि वो किताब वहां नहीं है। उसके ना होने से आपको कुछ अगर ज्ञान होता है ना, तो उसको हम कहते हैं नॉन एप्रीहेंशन या फिर अनुपलब्धि। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी कंपैरिजन जो होता है ना, इसमें हमें जो है ना एनालॉजी या लाइकनेस ऑफ समथिंग से कंपेयर करना होता है, इसको हम उपमान कहते हैं, है ना, कंपैरिजन। तो इसलिए सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाए। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। हम पहुंच चुके हैं अपने 5वें प्रश्न पर। द प्रिंसिपल ऑफ डबल निगेशन इन वेस्टर्न लॉजिक स्टेट्स दैट, बताइए पाश्चात्य तर्क में डबल निगेशन का सिद्धांत क्या कहता है? पहला ऑप्शन है इफ स्टेटमेंट इज ट्रू इट्स निगेशन इज ऑल्सो ट्रू, यदि एक कथन सत्य है तो उसका निषेध भी सत्य है। दूसरा ऑप्शन है अ स्टेटमेंट एंड इट्स डबल निगेशन आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, एक कथन और उसका डबल निगेशन तार्किक रूप से समान होते हैं। तीसरा ऑप्शन है एवरी स्टेटमेंट इज इधर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, हर कथन या तो सत्य होता है या असत्य, लेकिन दोनों नहीं होता है। और चौथा ऑप्शन है इफ ए स्टेटमेंट इज फॉल्स इट्स डबल निगेशन इज फॉल्स, यदि एक कथन असत्य है तो उसका डबल निगेशन भी असत्य है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5 एक अच्छा प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे और इसका उत्तर आप जो है ना नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। वीडियो को यहाँ तक अगर देखा है आपने तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे इस एफर्ट के लिए आपसे बहुत ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं होता है, बस यही है कि आप वीडियो को लाइक किया करिए और डेली इन वीडियोज़ को देखा करिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिजल्ट आएगा तो आपको वो चेंज दिखेगा। हम लगभग 100 दिनों से ये सेशंस चला रहे हैं, डेली प्रैक्टिस सेशन, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी मिले। अगर आप नए जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए कि कितने सारे सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, आसान भी, मॉडरेट और टफ, सभी मिक्स्ड होते हैं क्वेश्चंस के। डबल निगेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। पहला कह रहा है इफ ए स्टेटमेंट इज ट्रू इट्स निगेशन इज ऑल्सो ट्रू, ये तो वायलेट कर रहा है द लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, है ना, कि अगर एक स्टेटमेंट जो है वो सत्य है तो उसका निगेशन, उसका निषेध भी सत्य होगा। क्या अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, मान लीजिए मैंने बोला कि फायर जो होता है ना, फायर इज हॉट, आग जो है वो गर्म होता है, और फिर मैंने बोला फायर इज कोल्ड, तो क्या ये दोनों एक साथ सही हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इफ स्टेटमेंट इज ट्रू इट्स निगेशन इज ऑल्सो ट्रू इज फॉल्स, ठीक है, ये गलत हो गया क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा है और स्टेटमेंट एंड इट्स डबल निगेशन आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, है ना, कह रहा है कि एक कथन और उसका डबल निगेशन तार्किक रूप से समान होते हैं। तो देखिए डबल निगेशन का मतलब ये होता है कि नेगेटिव और नेगेटिव। आपको मालूम है कि अगर मैं माइनस लिखूं यहाँ पर और अंदर में -1 लिखूं तो क्या हो जाता है, ये +1 हो जाता है। अगर आपको ये बेसिक रूल पता हो मैथमेटिक्स का, सेम यहाँ पर भी अप्लाई हो जाता है ना। तो ये प्रिंसिपल यही स्टेट करता है कि इफ स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू इट्स डबल निगेशन, तो इसका मतलब ये होता है कि वो डबल निगेशन का प्रिंसिपल हम कहते हैं, यानी वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा।
अब डबल नेगेशन का एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। अगर आप कहोगे आई डोंट हैव नो मनी, तो ये क्या हुआ, ये डबल नेगेशन हुआ। यानी डबल नेगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, इसमें दो या उससे अधिक नेगेटिव होते हैं, जिससे कि नेगेटिव मीनिंग से आप बाद में नेगेटिव मीनिंग आ जाएगा। जैसे आई डिड नॉट गो नो वेयर टूडे, आई एम नॉट हंग्री नो मोर, यू डोंट नो नथिंग, देयर वॉज नेवर नो मोर लेजीनेस एट वर्क देन बिफोर, आई वोंट डू यू नो हार्म, कुछ भी हो सकता है ना। आप कहोगे कि आई डिड नॉट सी नथिंग, तो ये सभी क्या, ये डबल नेगेशन है ना। तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं, तो इसलिए ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। एक कथन और उसका डबल नेगेशन तार्किक रूप से समान होते हैं, और ये एवरी स्टेटमेंट इज द ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, तो ये डबल नेगेशन के लिए गलत है। और इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स इज डबल नेगेशन इज फॉल्स, तो ये जो है ना, एक यदि एक कथन असत्य है तो उसका डबल नेगेशन भी असत्य है, ये जो है सही हो जाएगा। तो ये डी भी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि डबल नेगेशन जो है ना वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है। तो अगर एक स्टेटमेंट गलत है तो उसका डबल नेगेशन भी गलत ही होगा, क्योंकि लॉजिकली तो वो इक्विवेलेंट हुआ ना। तो इसलिए बी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा प्रश्न, अंडर NEP 2020 द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टारगेट फॉर हायर एजुकेशन इन 2035 बाई 2035 इज, बताइए नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2035 तक उच्च शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य क्या है? 40%, 50%, 60% या फिर 75%, 40, 50, 60 और 75। आपका क्या उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। देखिए, अगर हम बात करें 2035 तक और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में, सकल नामांकन अनुपात, तो ये इसका सही उत्तर, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, 50% होगा, है ना। 50% जो है ये एम किया गया है कि GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसको हम हायर एजुकेशन में 2035 तक 50% जो है कर दें, इसका लक्ष्य है। तो इसलिए ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। पहले भी ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, ये भी क्वेश्चन पहले कई बार सॉल्व करा चुका हूं आपको। विच पॉल्यूटेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर मैं चाहता हूं आप सभी दें, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर, बहुत जल्दी से आपको इसका उत्तर बताता हूँ। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ना, SO2, ये रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक वाटर, क्योंकि देखिए पूरे हमारे पर्यावरण में, एटमॉस्फेयर में हमारे पानी है, वाटर है, और इसके साथ मिलके ये H2SO4 बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड इसको हम कहते हैं, और ये की कंपोनेंट होता है किसका? ये होता है आपका एसिड रेन के लिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये एसिड रेन में इसका कोई रोल नहीं होता। मीथेन जो होता है ग्रीन हाउस गैस होता है, तो ये भी नहीं होगा, इसका रोल नहीं है उसमें। और ओजोन जो है ना, एयर क्वालिटी का इम्पैक्ट जरूर करता है, लेकिन एसिड रेन को इसका जो है कोई असर नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाए। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। और अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग अ टाइप 2 एरर अकर्स व्हेन, बताइए परिकल्पना परीक्षण में प्रकार 2 त्रुटि कब होती है? बताइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। पहला ऑप्शन है ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, एक सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है, तब होती है टाइप 2 एरर। या फिर अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, एक असत्य शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है, तब होता है। और ट्रू नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, एक सत्य शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है। या फिर अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, एक असत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है। तो बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? चारों ऑप्शंस में से आपको नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 8 लिख के मेंशन कर देना है। साथ ही साथ अपने आपका अनुभव भी लिखना है, अभी तक कितने आपने प्रैक्टिस सेशन किए हैं, कितने छूटे हैं, अगर छूटे हैं तो उसको कब तक आप कंप्लीट करेंगे, ये भी आप कमेंट में मेंशन करिए। मैं आज ये जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, इन सेशंस को बनाने में बहुत एफर्ट जाता है, और इसलिए मैं चाहता हूँ नहीं हूँ कि कोई भी हमारा जो शिक्षार्थी है, हमारे जो लर्नर्स हैं, वो मिस करें इन सेशंस को। तो बिल्कुल भी मिस मत करिए, है ना। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात करें, पहला ऑप्शन है कि अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, तो ये तो महापाप हो गया, है ना। महापाप क्या हुआ कि आपने जो है एक सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया। सच्चाई को आप अस्वीकार करने वाले होते कौन हो, है ना। महापाप यानी टाइप 1 एरर, याद रखिएगा, ये आपको याद कराने के लिए बता रहा हूं मैं। ये टाइप 1 एरर है जहां पर आप ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो। दूसरा ऑप्शन है अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, तो ये पाप है ना, पाप।
यहाँ पर आपने क्या किया, एक असत्य शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया, ठीक है, एक झूठ को आपने सही मान लिया। तो ये क्या है, टाइप 2 एरर होता है और यही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। सिंपल है, आपको बस याद रखने की जरूरत है। आपसे एग्जामिनेशन में ये मिस्टेक हो जाता, सिली मिस्टेक हो सकता है ना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ट्रू नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, तो ये तो करेक्ट डिसीजन है ना, ये एक एरर कहाँ हुआ, एक सत्य शून्य परिकल्पना को अगर आपने स्वीकार कर लिया तो दैट्स अ गुड थिंग, इसमें एरर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये तो होगा नहीं एरर। और फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, एक असत्य शून्य परिकल्पना को अगर अस्वीकार कर दिया जाता है तो देखिए झूठ को अस्वीकार ही करना पड़ेगा ना, तो ये भी एक सत्य है और इसमें कोई एरर नहीं हुआ, इसलिए ये भी एक एरर नहीं है। तो टाइप 2 एरर जो है ना वो बी ऑप्शन दिखा रहा है, फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, है ना। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपको ये सेशंस जो है ना ये बहुत ज़्यादा एन्जॉय भी कर रहे हो आप लोग साथ साथ, क्योंकि एन्जॉय करना इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जामिनेशन नज़दीक है और बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रेस नहीं लेना है अपने माइंड पे। मैं यही कहता हूँ आप थोड़ा सा रिलैक्स रहा करिए। अगर आपको कोई भी परेशानी आए, अगर किसी भी तरीके की परेशानी हो, तो आप जो है ना डाउट ग्रुप में ज़रूर पूछिए, उसका ज़रूर वहाँ पर समाधान किया जाएगा। द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू टीचिंग फोकसेज ऑन, शिक्षण के रचनावादी दृष्टिकोण को का ध्यान केंद्रित होता है। पहला है रोट मेमोराइजेशन, दूसरा है एक्टिव लर्निंग एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट, तीसरा ऑप्शन है टीचर सेंटर्ड मेथड्स, या फिर चौथा ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। बताइए, रट कर याद करना, सक्रिय अधिगम और छात्र की भागीदारी, शिक्षक केंद्रित विधियां, या फिर मानकीकृत परीक्षण। क्या होगा इसका सही उत्तर? एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, और 10 सेकंड देता हूं, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न आसान है, मैं आशा करता हूँ आपने इसका सही उत्तर दे दिया हो। देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पूछ रहा है, रचनावादी दृष्टिकोण, तो कभी भी ये रोट मेमोराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को अपोज कर रहा है ना। टीचर सेंटर्ड मेथड बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में हमेशा लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है ना। तो ये जो एक्टिव लर्निंग एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट होगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, बी ऑप्शन। क्योंकि टीचर सेंटर्ड मेथड अगर आपने यहाँ पे बात किया तो ये तो टीचर के ऊपर फोकस करता है ना। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट कैसे? कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब रचनावादी, जो स्टूडेंट्स है अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना। एक्टिव लर्निंग यानी कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, और अगर सक्रिय अधिगम हो रहा है तो सबसे बेस्ट माना जाता है, जहां पर स्टूडेंट एंगेजमेंट, छात्रों की भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग तो ये तो एक टेस्टिंग का तरीका है और ये असेसमेंट पे फोकस करता है, एक्टिव लर्निंग पे नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, एक्टिव लर्निंग एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि और नीचे कमेंट सेक्शन में आप नाम देंगे, एक आध लोग ही आंसर करते हैं, मैं जानता हूं कि मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप लोग आंसर नहीं करते, लेकिन जो भी आंसर करें, मैं पूछ रहा हूं आप जो है ना कितने कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट को आप जानते हो, उनका नाम लिख दीजिए, है ना। अगर नहीं याद आ रहा तो गूगल पर सर्च करके लिखिए, लेकिन लिखोगे तो याद होगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट मतलब ऐसे थ्योरीज जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे बिलीव करते थे, कौन कौन है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। हम आ चुके हैं 10वें प्रश्न पर, अपने इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइंड इन 1987 फोकसेज ऑन, देखिए 1987 में हस्ताक्षरित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ध्यान किस पे केंद्रित था, कि इसका जो है ना क्या लक्ष्य था? रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, या फिर प्रिवेंशन ऑफ डिजर्टिफिकेशन। सबके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें हर एक में कोई ना कोई प्रोटोकॉल या समिट शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है, और मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्कस करना एक एक ऑप्शन। देखिए, पहला कह रहा है रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो ये तो क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ था, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में जापान में हुआ था ये, और इसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जो हमारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है ना, इसको कम करने के बारे में था ये, तो इसलिए ये तो इसका सही उत्तर नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसे हम सीबीडी के नाम से भी जानते हैं, सीबीडी, तो ये जो अर्थ समिट हुआ था ना, इसमें ही ये भी आया था सीबीडी, और ये टारगेट करता है कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है ना, इसको एड्रेस करता है ना, तो इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के बारे में ये है, और ये जो है ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था, ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के बारे में था। सी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा, ओजोन परत की सुरक्षा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल माना जाता है अभी तक हिस्ट्री में, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, क्योंकि इस प्रोटोकॉल के आने के बाद से ओजोन का जो परत है ना, इसमें बहुत ज़्यादा रिकवरी देखने को मिला था। और ये प्रिवेंट करता था क्या?
तो देखिए ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्रिवेंट करने के बारे में था, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्यों ये जो हमारे एयर कंडीशनर से, रेफ्रिजरेटर से निकलने वाला जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये ओजोन लेयर को हानि पहुंचा रहा था, और उससे जो अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज है ना, ये पृथ्वी तक पहुंच रही थी, जिससे कि बहुत ही गंभीर बीमारियां हो रही थी। और इसी वजह से इसको रोकने के लिए ये लाया गया प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए। और प्रिवेंशन ऑफ डिजर्टिफिकेशन, तो एक नाम आपने सुना होगा, UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये डिजर्टिफिकेशन के लिए था, ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसलिए ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो C ऑप्शन हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप जो है ना, इन सेशंस को जितने भी छूटे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। और ये सेशन अगर अच्छा लगा है तो काइंडली वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट में बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, कैसा रहा आपका अनुभव, और एग्जामिनेशन की तैयारी कैसी चल रही है, सब बताइएगा। कोई भी डाउट हो वो भी बताइएगा, अगर कोई डर है मन में वो भी बताइएगा। और डाउट ग्रुप में भी आप कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। टिल दिन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।